अब देखो इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना। लेकिन अब देखो आप में से बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे जिनके लिए ये समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और सिर्फ जरूरी चीजें आपको बताऊंगा। देखो चाहे कोई भी कंपनी हो वो कुछ ना कुछ बेचती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, तो उसे बेचने से उसकी जो सेल्स होती है यानी कि जो उससे रेवेन्यू होती है, जो उसकी कमाई होती है, उसको बोलते हैं टॉप लाइन। और एक होता है उसका प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू में से अपने खर्चे वर्चे काटने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये होती है बॉटम लाइन। अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है या बेकार कर रही है? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है असेट और एक होती है लायबिलिटी। देखो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐप यूज करते हो, उसके अंदर अलग से बैलेंस शीट बहुत कम चांसेस है कि दिखाए। उसके अंदर आपको जो सेल्स होती है वो रेवेन्यू वाले पोर्शन में दिखता है। जैसे यहाँ आपको ग्रो ऐप के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर ही रेवेन्यू दिखेगी, ये रेवेन्यू ही कंपनी की सेल्स होती है और सेल करने पे जो कंपनी को पैसा मिलता है उसी को रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि जो कंपनी की कमाई हुई है। यहाँ पे हम रेवेन्यू को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाबर इंडिया का शेयर खोल लिया है, यहाँ पे देखो आप उसकी रेवेन्यू देख सकते हो, यानी कि उसकी जो सेल्स हुई है, जो उसकी कमाई हुई है वो हर क्वार्टर में कितनी थी यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप उसे ईयर का करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे ईयर का भी करके देख सकते हो, यहाँ पे हर साल उसको कितनी रेवेन्यू हुई है वो दिखाया गया है। अब इस रेवेन्यू में से कंपनी अपने खर्चे को माइनस करती है तो जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम कंपनी के प्रॉफिट को भी देख सकते हैं, कंपनी को हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को हर साल में कितना प्रॉफिट हुआ, हम हर चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों चीजों को देखकर हमें ये पता लगाना होता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। अगर कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है तो उसकी रेवेन्यू भी हर साल बढ़ेगी, और अगर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू तो बढ़ती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो अपनी ग्रोथ पे पैसा लगा लेती हैं, वो अपना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में खर्च करती हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करने में खर्च करती हैं, अपना एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर देती हैं, तो जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन उनकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस केस में हमें एक और चीज देखनी होती है, वो होती है नेट वर्थ। जैसे यहाँ पर आप इस शेयर की नेट वर्थ भी देख सकते हो। नेट वर्थ से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो वैल्यू है, यानी कि हर साल कंपनी की जो वैल्यू कितने की है। मान लो जैसे 2018 में डाबर इंडिया 5,700 करोड़ की थी, अगले साल उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर गई, 5,600 करोड़ की वैल्यू हो गई। लेकिन 2020 में उसकी वैल्यू 6,600 करोड़ बढ़ गई, यानी कि 1,000 करोड़ बढ़ी। फिर अगले साल लगभग 1,000 करोड़ की उसकी वैल्यू बढ़ी, और अगले साल फिर उसकी वैल्यू बढ़ी है, और 2022 में भी उसकी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पर आप नेट वर्थ को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, हर साल कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको बहुत सारी बैलेंस शीट चेक नहीं करनी, आप इन्हें देखकर भी काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हो। हाँ ऑब्वियसली अगर आपको डीप एनालिसिस करना है, आपको काफी गहराई में एनालिसिस करना है, तो उसके लिए तो बैलेंस शीट जरूरी है। लेकिन अगर आप इतना काम भी कर लेते हो तो 90% चांसेस है कि आप सही शेयर चूज करोगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको एनालिसिस में करना है। इसके अलावा अगर कुछ और भी चीज़ें कहें तो आप कंपटीटर्स को देख सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को चूज कर रहे हो तो उसकी जैसी और भी जो कंपनियां हैं उन शेयर को भी एक बार चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप सीमेंट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अंबुजा सीमेंट के साथ साथ जो दूसरी सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर्स को भी चेक कर सकते हो, उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो और फिर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा शेयर लेना है। अब इन एनालिसिस के अलावा और भी कुछ जरूरी पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ पहले, बाद में हम अपनी चेकलिस्ट के जरिए किसी भी शेयर का एनालिसिस भी करके देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हमेशा ये कोशिश करो कि आप उस कंपनी में पैसा लगाओ जो मुनाफा कमा रही है। अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज्यादा रिस्क मत लो, लॉस मेकिंग कंपनियों में पैसा लगाने से बचो। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनियों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिनके बिजनेस की फ्यूचर में जरूरत है, क्योंकि अगर आप अभी उन शेयरों में इन्वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर में जब वो कंपनी अपना काम चालू कर देंगी, फ्यूचर में जब उन चीजों की डिमांड होने लग जाएगी तो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनकी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, जिनकी फ्यूचर में जरूरत हो। अब ये आपको खुद से पता लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है कोल इंडिया, जो कि फंडामेंटली ठीक ठाक है। अब कोल इंडिया क्या करती है, वो कोयला निकालती है। अभी के हिसाब से तो वो कंपनी ठीक है, लेकिन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी बेकार है, क्योंकि फ्यूचर में कोयले को एनर्जी के सोर्स की तरह कम इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जगह इस्तेमाल की जाएगी ग्रीन एनर्जी। तो आपको ऐसे शेयर पे फोकस करना है जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप अडानी ग्रीन के शेयर का एग्जांपल ले सकते हो। इस शेयर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस कंपनी की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, इसीलिए इस कंपनी का प्राइस बढ़ रखा है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि टेस्ला का भी शेयर प्राइस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि ऐसी चीजों की नीड फ्यूचर में है, इसीलिए ऐसे शेयर्स का प्राइस बढ़ रखा है। तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसकी जरूरत फ्यूचर में हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिनकी मोनोपोली है, जैसे कि IRCTC। ये हमारी इंडियन रेलवे
रेलवे ही है। अब इंडिया में तो सिर्फ इंडियन रेलवे IRCTC ही कंट्रोल करती है। अब देखो इंडियन रेलवे का तो इंडिया में और कोई कंपटीटर है ही नहीं, यानी कि इंडियन रेलवे की इस सेक्टर में मोनोपोली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचो जिनके कॉम्पिटिटर बहुत ही तगड़े हैं। किसी भी कंपनी के जितने कम कॉम्पिटिटर हो उतना बढ़िया है। पॉइंट नंबर 5 है ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड वेल्थ। आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले ये देखो कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उस कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्या उस कंपनी की वेल्थ धीरे धीरे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है। इन्हीं चीजों को देखकर आपको ये पता चलेगा कि क्या वो कंपनी समय के साथ साथ बड़ी हो रही है या नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 6 है पीयर कंपैरिजन। शेयर खरीदने से पहले आप पीयर कंपैरिजन करो। पीयर कंपैरिजन का मतलब है, सपोज करो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। अब ये देखो बाकी जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका प्राइस क्या है, क्या बाकी जो कंपनी है वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और फिर उन सभी एक जैसी कंपनियों को आपस में कंपेयर करने के बाद उनमें से बेस्ट चुनो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 है एक्सेस टू न्यूज। हमेशा आपके पास लेटेस्ट न्यूज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज के जरिए हम अवेयर रहते हैं, और अगर हम अवेयर रहते हैं तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अडानी के शेयर्स गिरने वाले थे, जिन्होंने न्यूज देखी और वो अवेयर हो गए, वो पहले से ही उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, जिसकी वजह से उनको लॉस कम हुआ। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट और है जो वैसे तो बहुत मामूली सा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप अपने आप को देखो कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, क्या आप रिस्क उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क कम होता है, हालांकि प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल कम रहता है। तो अपने आप को पहचानो कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, क्या आप एक रिस्क टेकर हो या नहीं हो। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे जो आपको शेयर्स खरीदने में काफी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब हम एक चेकलिस्ट बनाना सीखेंगे, जिससे आपको शेयर को चूज करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये चेकलिस्ट बनानी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी एक पेपर लो और जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप वैसा वैसा कॉलम बनाते जाओ। तो एक बढ़िया चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर एक कॉलम बनाना है इंट्रिंसिक वैल्यू का, जिसमें आप शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करके टिक लगाओगे। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा ही आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कॉलम बनाना है पी रेशो का। पी रेशो को मैंने जैसे बताया था कि जितना कम पी रेशो हो उतना बढ़िया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पी रेशो नेगेटिव में ना हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि वो कंपनी लॉस में है। पी रेशो जितना कम हो, 1 का हो, 2 का हो तो बढ़िया है। इसके अलावा तीसरा कॉलम बनाना है हमें पीबी रेशो का। पीबी रेशो भी अगर 1 और 2 से कम है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा फोर्थ कॉलम बनाना है आपको डेट टू इक्विटी रेशो का, जिसमें हम शेयर्स की डेट टू इक्विटी रेशो को चेक करेंगे। अब डेट टू इक्विटी रेशो में आपको क्या देखना है कि कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1 या 2 से कम होनी चाहिए। मतलब जितना भी कंपनी ने इक्विटी होल्डर से पैसा ले रखा है उतना ही कंपनी डेटर से भी पैसा ले सकती है या उससे डबल ले सकती है। लेकिन अगर डबल से ज्यादा पैसे अगर डेटर से ले रखे हैं तो आपको ऐसी कंपनियों से बचना है, ठीक है। अब कॉलम नंबर 5 रहेगा हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें हमें ये देखना है कि क्या कंपनी के प्रमोटर्स के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स का हिस्सा है या नहीं है। मतलब जितना ज्यादा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा उतना ही आपके लिए बढ़िया है। 6th कॉलम हमारा रहेगा रेवेन्यू का, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और अगर प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ये कुछ मेन कॉलम थे। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से भी कुछ कॉलम ऐड करना चाहो तो आप उसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप सबसे नीचे एक पर्सनल व्यू का कॉलम बना सकते हो, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि आप उस कंपनी के शेयर के बारे में क्या फील करते हो, आपका क्या मानना है, आपकी क्या गट फीलिंग है कि क्या वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। आप इस कॉलम में अपनी राय दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हो। ये चेकलिस्ट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बनानी सिखाई है, ताकि आपको शेयर चूज करने में आसानी हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप जब धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस में प्रो हो जाओगे तो आपको ऐसी चेकलिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने दिमाग में इन चीजों को देखकर शेयर को चूज करना सीख जाओगे। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको शेयर चूज करना आ जाए। अब चलो हम लाइव किसी शेयर को अपनी चेकलिस्ट में एनालाइज करना सीखते हैं। तो अब मैं आपको एक शेयर का लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा अपनी चेकलिस्ट के जरिए। यहाँ पे मैं टाटा स्टील का शेयर लेने की सोच रहा हूँ, तो अब मैं कैसे इसको फंडामेंटली एनालाइज करूंगा अपनी चेकलिस्ट के जरिए। ये देखो, यहाँ पे देखो जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है वो 108 रुपए है। अब मेरे को इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगानी, ताकि मुझे ये पता चल सके कि क्या ये शेयर सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। सस्ते में मतलब अंडर वैल्यू, या फिर ये शेयर महंगा है यानी कि ओवर वैल्यूड है। तो ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे तो आपको बाकी जो स्कैनर्स होते हैं उसके अंदर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना बिल्कुल आसान है। आप बस गूगल पे जाओ और टाटा स्टील इंट्रिंसिक वैल्यू लिखकर सर्च करो। आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिखा देगा, जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है टाटा स्टील की इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक वैल्यू 184.47 है, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 184 रुपए है। लेकिन अभी वो शेयर कितने का मिल रहा है? अभी वो शेयर मिल रहा है 108 रुपए का। करेंटली वो 108 रुपए का मिल रहा है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 184 रुपए की है। इसका मतलब ये है कि वो अभी अंडर वैल्यूड है। वैसे उसकी कीमत होनी चाहिए थी 184 रुपए, लेकिन वो अभी मिल कितने का रहा है? वो अभी 108 रुपए का मिल रहा है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड है। उसकी जो करंट वैल्यू होनी चाहिए थी उससे उसकी वैल्यू कम है, यानी कि वो सस्ते में मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको चेकलिस्ट बनाना सिखाया था, आप उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू में टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है, तो इसे हमें फायदा है। तो यहाँ पर अब हम इस शेयर को खरीदने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये शेयर सस्ते में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी चेकलिस्ट में भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे टिक लगा दिया। अब हम देखेंगे पी रेशो, आखिर इस कंपनी का पी रेशो कितना है। तो देखो, पी रेशो देखने के लिए हम सीधे नीचे स्क्रॉल करेंगे और फंडामेंटल्स में देखेंगे। इसका पी रेशो दिखा रहा है 7.76 का। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पी रेशो जितना कम हो उतना बढ़िया होता है, 1 और 2 का तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका पी रेशो 7.76 का है। तो क्या ये शेयर बुरा है? देखो, यहाँ पर ये डिसाइड करने से पहले आप इंडस्ट्री के पी रेशो को देखो कि इस इंडस्ट्री का पी रेशो कितना होता है। यहाँ पे देखो, इसका इंडस्ट्री पी रेशो 11.54 का है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? 7.76 का, यानी कि इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये कंपनी काफी बढ़िया है, इसका पी रेशियो भी अच्छा है। तो यहाँ पर हम अपने पी रेशियो वाले कॉलम में भी टिक लगा देंगे, क्योंकि इसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 से कम होता है तो हम उस कंपनी को अच्छा ही मानते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमारी जो चेकलिस्ट में थी वो पीबी रेशियो थी, और पीबी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1 या 2 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील का शेयर देख रहे थे, तो यहाँ पे देखो आप, उसका जो पीबी रेशियो है वो 1.14 का है। तो यहाँ पर देखो पीबी रेशियो 2 से कम का है, 1.14 का है, तो ये पीबी रेशियो काफी अच्छा है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1.14 रुपए अगर आप इस कंपनी में लगाते हो और ये कंपनी आज ही के दिन बंद हो जाती है, तो आपको 1.14 रुपए पे 1 रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीबी रेशियो अगर 2 से कम हो तो बढ़िया होता है। ठीक है, तो अपनी चेकलिस्ट में हम इसमें भी टिक लगा देंगे। अब हमें देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो भी मैंने आपको बताया था, 2 से कम होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इसकी 0.81 है, यानी कि 1 से भी कम है। तो ये काफी अच्छा शेयर है, क्योंकि इसने डेट कम ले रखा है, इसने उधारी कम ले रखी है, और हम अपनी चेकलिस्ट में डेट टू इक्विटी रेशियो में भी टिक लगा लेंगे। इसके बाद था शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए हमें थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे ग्रो ऐप में टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा। तो देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज आपको अपने ब्रोकर के ऐप पे ना दिखाए आप उसे सिंपली गूगल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हम गूगल करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा स्टील, तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे हमें दिखा देगा कि टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। अब यहाँ पे देखो, उसके ज्यादातर शेयर उसके प्रमोटर के पास है, ऑलमोस्ट 34% उसके जो शेयर्स है उसके प्रमोटर्स के पास है। बाकी म्यूचुअल फंड यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 8% शेयर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 21% शेयर है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 65 से जो 70% शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर का काफी बढ़िया है, तो हम यहाँ अपनी चेकलिस्ट में इस पे भी टिक लगा लेंगे। अब हमें फाइनली देखनी है रेवेन्यू, कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे देखें हम, रेवेन्यू में जो टाटा स्टील है हर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। ईयरली देखें तो ईयरली उसका हर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमें देखना है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो रेवेन्यू देखो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ ही रहा है रेवेन्यू। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट पे करके देखेंगे तो प्रॉफिट भी उसका हर साल बढ़ ही रहा है। नेट वर्थ, अब हम यहाँ पे नेट वर्थ देखेंगे तो नेट वर्थ भी बढ़ रही है, यानी कि हर साल कंपनी भी बड़ी हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया साइन है। तो ये शेयर हमारे इस टेस्ट में भी पास होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा स्टील इन सभी चेकलिस्ट के टेस्ट को पास करता है। अब फाइनली आपका पर्सनल व्यू क्या है? आपको ये कंपनी कैसी लगती है? क्या इस शेयर का प्राइस आपके लिए सुइटेबल है या नहीं है? ये सब आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्यू में लिख सकते हो, और फिर उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई स्टॉक परचेजिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप टाटा स्टील का शेयर खरीदो। मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ यही था कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊं। आप इतने कैपेबल हो जाओ कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदते हैं, कैसे चूज करते हैं, कैसे ये पता लगाते हैं कि ये कंपनी का शेयर बढ़िया है या नहीं है, आपको ये पता आ जाए। आपको यही चीजें सिखाने के लिए आपसे लोग कोर्स के नाम पर
पर हजारों रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता के पूछ सकते हो। फाइनली मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ सिखाने के लिए थी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जब सीख जाओगे कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप खुद से अपने हिसाब से शेयर चूज करो। किसी की भी राय मत लिया करो शेयर खरीदते वक्त। आप अपना पर्सनल व्यू देखा करो कि आपको क्या लगता है उस शेयर के बारे में, आप फिर उसे खरीदो। और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी मेहनत लगी है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में बेस्ट पार्ट बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में मिले।